हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे हमारी पोएम विच इज गिवन इन चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के एंड में। पोएम का टाइटल है अमांडा और इस पोएम की मेन कैरेक्टर का भी नेम अमांडा है। सो अमांडा एक बहुत यंग गर्ल है जिनके ड्रीम्स और फैंसीज हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं विच इज फ्रीडम। सो लाइक ऑल द टीनेजर्स अमांडा चाहती है कि वो फ्री रहें, उनको फ्रीडम मिले, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि उनके पेरेंट्स उनकी फ्रीडम को कर्टेल कर रहे हैं, उनकी फ्रीडम को रोक रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ऑपरेशन फील होता है। और जैसे कि हर एक टीनेजर को लगता है और हर एक टीनेजर की इमेजिनेटिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है, तो अमांडा की इमेजिनेटिव पावर भी बहुत स्ट्रांग है। और वो अलग अलग टाइम्स पे, अलग अलग टाइम स्पैन पे, हर एक स्टेटमेंट के बाद कुछ ना कुछ नई सिचुएशन इमेजिन करती है जिसमें वो फ्री हो। इस पोएम में दो कंप्लीट वर्ल्ड्स दी गई हैं, कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स दी गई हैं। एक वो वर्ल्ड जो अमांडा हमेशा इमेजिन करती है और एक वो वर्ल्ड जो रियल लाइफ में प्रेजेंट है, जो रियल है और जिसमें उनकी मदर उनको कुछ ना कुछ करने के लिए कह रही होती है या उनको कुछ ना कुछ करने के लिए मना कर रही होती है। दो इस पोएम में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि जो एल्डर उन्हें बार बार चीजें करने से रोक रही हैं वो उनकी मदर है, लेकिन हम ऐसा प्रिज्यूम करते हैं कि जो एल्डर इसमें मेंशन्ड है वो उनकी मदर है, क्योंकि जैसे सेंटेंसेस इस पोएम में मेंशन्ड है वो यूजुअली हमारी मदर्स हमारे साथ यूज करती हैं। जैसे हमें बताना कि हम कैसे बैठें, कैसे नहीं बैठें, हमें बताना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे सोशल बिहेवियर को यूजुअली करेक्ट करने वाली हमारी एक इकलौती मेंटर होती हैं, जो कि हमारी मदर होती हैं। तो यहाँ हमारे इस पोएम में भी अमांडा को करेक्ट करने वाली एक एल्डर दिखाई है, जिनको हम प्रिज्यूम करते हैं कि वो उनकी मदर है। इस पोएम को लिखा है रॉबिन क्लेन ने, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है और वो बच्चों के बारे में अलग अलग बुक्स लिखने के लिए बहुत पॉपुलर है। सो वो यूजुअली जो भी बुक्स लिखती है वो बच्चों के अराउंड रिवॉल्व करती है। इस पोएम का सेंट्रल थीम है अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। इसमें दिखाया गया है कैसे ड्यूरिंग अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, जब बच्चों को बड़ा किया जाता है तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन अलग अलग सिचुएशंस में फंस जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बोथ डू नॉट लाई ऑन द सेम पेज। दोनों के ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, पेरेंट्स कुछ चाहते हैं और बच्चे कुछ हो। इसकी थीम भी कुछ इसी तरह की है। अमांडा जो कि अपने पेरेंट्स से बहुत परेशान है और वो चाहती है कि वो फ्रीडम की लाइफ जिए, वो अलग अलग चीजें इमेजिन करती है। उसकी इमेजिनेटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग है एज आई टोल्ड यू। और उसकी फीलिंग्स दिखाई हैं, उसकी फीलिंग्स की एनालिसिस दिखाई है कि कैसे वो अपनी मदर की बताई हर एक चीज के ऑपोजिट कुछ ना कुछ फील करती है और ऑपोजिट कुछ ना कुछ इमेजिन करती है। सो यहाँ पर दो वर्ल्ड्स मेंशन है। एक रियल वर्ल्ड जिसमें उसकी मदर, अमांडा की मदर, अमांडा कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्ट कर रही हैं, जैसे कि स्टैंजा नंबर 1 में यहाँ देखते हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। यहाँ अमांडा की मदर उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रही है, डोंट बाइट योर नेल्स। सो यूजुअली देखते हैं हम बच्चों को आदत होती है अपनी नेल्स बाइट करने की, और कई बार वो आदत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो पब्लिकली भी ये सेम चीज़ें करने लगते हैं। तो मदर्स यूजुअली ट्राई करती हैं कि घर पे ही उस चीज़ को कर्टेल कर दिया जाए, उस चीज़ को बंद कर दिया जाए, ताकि वो पब्लिकली जब भी बच्चा जाए तो किसी भी फॉर्मल प्लेस पे कोई भी ऐसा एक्शन ना करे जो थोड़ा खराब हो, जो बहुत ज़्यादा फॉर्मल ना दिखे और थोड़ा इमेज को डाउन कर दे। सो यहाँ पे उनकी मदर जो भी चीज़ सिखाती है कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उनका वे ऑफ स्पीकिंग एट द एंड ऑफ द पोएम दिखाते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा गलत होता है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपनी नेल्स मत बाइट करो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स। नाउ हियर आर सम ऑफ द वर्ड्स जो हमारे घर में भी यूजुअली यूज किए जाते हैं। सो डोंट हंच योर शोल्डर्स मतलब होता है, हंच मतलब झुकाना। सो डू नॉट बेंड योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग अमांडा, सिट अप स्ट्रेट। सो stop that slouching. Slouching is actually sitting with bent back. जब भी हम बहुत लेजर पोजीशन में, बहुत आराम वाली पोजीशन में बैठते हैं तो हमारी बैक बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है, तो उसको कहते हैं हम स्लाउचिंग। तो उसकी मदर आके अमांडा को कुछ कुछ बताती हैं कि अमांडा अपनी नेल्स बाइट मत करो। फिर वो बोलती हैं कि अपनी शोल्डर्स को हंच मत करो, नीचे मत झुकाओ, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, अजीब तरह से मत बैठो, स्ट्रेट बैठो। सो फर्स्ट पैराग्राफ में उसकी मदर का क्या, उसके कुछ स्टेटमेंट्स दिखाए गए हैं उसकी मदर के, कि वो क्या क्या इंस्ट्रक्ट करती हैं अमांडा को करने के लिए और क्या क्या मना करती हैं कि क्या नहीं करना चाहिए अमांडा को। जैसे उन्हें स्ट्रेट बैठना चाहिए, उन्हें स्लाउच नहीं करना चाहिए, उन्हें हंच नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें नेल्स बाइट करना चाहिए। सो दिस इज समथिंग जो हमारी मदर्स भी यूजुअली बोलती रहती हैं।
अब यहाँ सेकेंड पैराग्राफ में आप देखेंगे, ये सेकेंड पैराग्राफ नॉर्मली मेंशन्ड नहीं है, सेकेंड पैराग्राफ पैरेंथेसिस के अंदर मेंशन्ड है। व्हाट आर पैरेंथेसिस? जब भी कोई चीज हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं पोएम्स में, तो उन्हें कहते हैं पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि उस पैराग्राफ को रियल लाइफ से कुछ डिफरेंट दिखा सकें। या तो हम किसी और प्लेस पे उस पैराग्राफ को मेंशन कर रहे होते हैं, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में हमने अगर गार्डन में किसी चीज को मेंशन किया है, तो सेकंड पैराग्राफ में अगर हमें उसे कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मेंशन करना है तो हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ एक रियल लाइफ पैराग्राफ था, जिसमें उनकी मदर एक्चुअली में अमांडा को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। अब ये सेकंड पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ और आगे आपको दिखेंगे जो पैरेंथेसिस में मेंशन्ड है, मतलब जो ब्रैकेट्स में मेंशन्ड है, वो इमेजिनेटिव पावर्स ऑफ अमांडा दिखाते हैं, इमेजरी ड्रॉ करते हैं हमारे ब्रेन में भी कि अमांडा क्या सोच रही है। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. So यहाँ पर अमांडा इमेजिन करती है कि देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी। लैंग्वेज मतलब बहुत पीसफुल, बहुत शांत। सो एक लैंग्वेज एमरल्ड सी मतलब एमरल्ड इज एक्चुअली अ स्टोन। सो एक बहुत आराम की जगह है एमरल्ड सी। एमरल्ड इज ग्रीन इन कलर, सो एमरल्ड के कलर की सी है, बहुत शांत जगह है जहाँ का सोल मतलब इकलौती इनहैबिटेंट, रहने वाली, जहाँ की इकलौती इनहैबिटेंट मैं हूँ, अमांडा ये सोच रही हैं, अ मर्मेड। सो मर्मेड इज अ इमेजिनेटिव कैरेक्टर, ये आप जानते होंगे, जिनका अपर बॉडी, ट्रंक जो होता है बॉडी का, दैट इज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, वेयरएज जो नीचे का बॉडी होता है, लोअर बॉडी होता है, वो फिश का बॉडी होता है। सो दैट इज एन इमेजिनेटिव कैरेक्टर। सो अमांडा अपने आप को एक मर्मेड की तरह इमेजिन कर रही है, जो कि एक ऐसी जगह पर है जो कि एमरल्ड सी के पास में है, और वहां उस जगह पर सोल इनहैबिटेंट अमांडा ही है और कोई नहीं रहता वहां पर। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मतलब शांति से, सुकून के साथ, खुशी के साथ। ड्रिफ्टिंग मतलब बहुत स्लोली स्लोली लहरों के साथ। ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली। सो हैप्पीली मैं ड्रिफ्ट कर रही हूँ उस सी में। सो ये इमेजिन कर रही है अमांडा। सेकेंड पैराग्राफ में अगेन एज आई टोल्ड यू, अमांडा की इमेजिनेशन दिखाई गई है। थर्ड पैराग्राफ बैक टू रियलिटी, क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस मेंशन्ड नहीं है, तो यहाँ पर उनकी मदर बोलती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। सो यहाँ पर लाइक नॉर्मल मदर्स, अमांडा की मदर लगातार उनको इंस्ट्रक्ट कर रही हैं और लगातार उनको क्वेश्चन कर रही हैं। वो फर्स्ट क्वेश्चन उससे पूछती हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमांडा? सेकेंड, लगातार विदाउट एनी रिस्पॉन्स का वेट करे, वो उससे पूछती हैं, डिड यू टाइडी योर रूम? क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया अमांडा? फिर विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी पॉज की मदर फिर एक क्वेश्चन पूछती है, विच इज, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। मैंने तुम्हें बोला था अपने शूज क्लीन करने के लिए, तो क्या तुमने वो किया? अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ में देखोगे अमांडा इतनी स्विफ्ट है, इतनी इतनी क्विकली वो हर चीज सोच लेती है, इतनी क्विकली वो ये चीजें इमेजिन कर लेती है कि जितनी भी चीज उसकी मदर ने बोली वो जस्ट ऑपोजिट सोच रही है। See, again in the parenthesis it is mentioned, this means this is the imaginative world of Amanda. I am an orphan roaming in the street. मैं एक ऑर्फन हूँ, ऑर्फन जिसके पेरेंट्स नहीं होते, जिसकी टेक केयर करने के लिए कोई नहीं होता। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग इन द स्ट्रीट, मैं घूम रही हूँ, टहल रही हूँ, ऐसे ही टहल रही हूँ इन द स्ट्रीट। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ पर पिछले पैराग्राफ में उसकी मदर बात कर रही थी, तो उसने उसका जस्ट ऑपोजिट सोचा है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरी केयर करने के लिए कोई नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ नसीहतें देने के लिए कोई नहीं है। रोमिंग इन द स्ट्रीट, सी रोमिंग इन द स्ट्रीट आप कब घूमने निकलते हैं? जब थोड़ा बहुत आप फ्री होते हैं तभी आप घूमने निकलते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा काम है तो यूजुअली आप काम में बिजी रहते हैं, आप घूमने नहीं निकलते। सो रोमिंग इन द स्ट्रीट, खाली घूमना तभी हो पाता है जब हमारे पास काम कम होता है। सो रोमिंग इन द स्ट्रीट, अमांडा सोचती है मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे ऊपर नजर रखने के लिए कोई नहीं है, और मैं घूम रही हूँ स्ट्रीट पर। तो यहाँ पर उसकी मदर अलग अलग काम करने के लिए बोल रही थी, यहाँ पे उसने जस्ट ऑपोजिट सोचा कि मैं बहुत फ्री हूँ और मैं घूम रही हूँ स्ट्रीट पर। उन्होंने बोला था कि आपको अपना रूम क्लीन करना चाहिए, उसने जस्ट ऑपोजिट सोचा कि मैं स्ट्रीट पर हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, पिछले पैराग्राफ में उसकी मदर बात कर रही थी क्लीनिंग द शूज, सो क्लेनलीनेस के बारे में बात कर रही थी। यहाँ पर अमांडा जस्ट ऑपोजिट सोचती है अबाउट डस्ट, अबाउट डर्ट।
वहां पर वो शूज के बारे में बात कर रही थी, तो यहाँ पर अमांडा जस्ट ऑपोजिट सोचती है अबाउट बेयर फीट, मतलब नंगे पाँव चलना। सो आई पैटर्न, पैटर्न मतलब ड्रॉइंग सम पैटर्न्स, सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड, हश्ड मतलब साइलेंट, वहां मम्मा बोल रही थी उसकी, यहाँ पर वो साइलेंस की इच्छा करती है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, यहाँ वो सोचती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ जो कि स्ट्रीट्स पे घूम रही हूँ और मैं अपने पैरों से अलग अलग पैटर्न बना रही हूँ और मैंने अपने पैरों में शूज नहीं पहने। द साइलेंस इज गोल्डन, अब यहाँ पे वो थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ करती है कि साइलेंस बहुत गोल्डन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है, ऐसे ही साइलेंस बहुत गोल्डन है और फ्रीडम इज स्वीट, और क्योंकि वो हमेशा फ्रीडम चाहती है तो फ्रीडम इज स्वीट। फिफ्थ पैराग्राफ में अगेन उसकी मदर को दिखाया है कि वो मदर इंस्ट्रक्ट करती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, चॉकलेट्स मत खाओ अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। सो उसकी मदर बोलती है स्टॉप ईटिंग दैट चॉकलेट अमांडा, वो इंस्ट्रक्ट करती है, तुरंत ऑर्डर करती है कि अमांडा चॉकलेट्स मत खाओ। तो वो साथ में रीजन भी देती है, रिमेंबर योर एक्ने, वो अमांडा को याद दिलाती है कि व्हेन एवर यू ईट chocolates you usually get acne, pimples हो जाते हैं तुम्हें, so stop eating that chocolate। नेक्स्ट चीज वो जो बोलती है वो कहती है will you please look at me Amanda when I'm speaking to you। यूजुअली जब बड़ी बात कर रहे होते हैं तो वो चाहते हैं the least thing they expect you to do is looking at them and responding in a very nice manner। तो वहां पर अमांडा क्योंकि अपनी इमेजिनेशन में खोई हुई है, तो वो अमांडा शांति से बैठी हुई है, नेल्स बाइट कर रही है, स्लाउच होके बैठी हुई है, हंच होके बैठी हुई है, उसने अपने शोल्डर्स को हंच कर रखा है और वो इमेजिन कर रही है चीजें अभी भी। तो उसकी मदर बोलती है कि जब भी मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम एक सिंपल सी चीज कर सकती हो, विल यू प्लीज लुक एट मी, दिस इज द लीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। सो वो अपनी एक्सपेक्टेशंस बताते हैं कि वो अमांडा को क्या चाहती है कि वो क्या करे। वो तुरंत कहती है कि द लीस्ट थिंग यू कैन डू इज लुकिंग एट मी whenever I'm speaking to you। तो यहाँ पर दिखा दिया गया कि वो ऑर्डर्स दे चुकी हैं, उन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं और अब उन्होंने लास्ट में एक रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन बताई है विच इज लुकिंग एट हर व्हेन एवर शी इज टॉकिंग टू अमांडा। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगेन पैरेंथेसिस है, दैट मीन्स ये अमांडा की इमेजिनेटिव वर्ल्ड है। अब वो सोचती है, नाउ सी द anomaly of this is the complete paragraph is, जो पहला पैराग्राफ होगा उसका जस्ट ऑपोजिट सेकंड पैराग्राफ होगा। सो जो इमेजिनेटिव पावर ऑफ अमांडा दिखाई है वो इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई है कि वो तुरंत उसका जस्ट ऑपोजिट सोच लेती है जो भी उसके अराउंड हो रहा होता है, जो भी उसकी मदर उसको बोल रही होती है। I'm Rapunzel, I'm Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair। अगर आपने सुनी होगी तो रपुंजल एक्चुअली एक जर्मन कैरेक्टर है जो फेरी टेल, एक रपुंजल की एक फेरी टेल है जो जर्मन फेरी टेल है, और रपुंजल की हेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लॉन्ग है। सो आई एम रपुंजल। अब अमांडा इमेजिन करती है कि मैं रपुंजल हूँ, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे किसी की चिंता नहीं। लाइफ इज इन अ टावर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब बहुत पीसफुल, एंड रेयर, रेयर मतलब बहुत यूनिक। सो ये जो मदर वाली स्टेटमेंट्स दिखाई हैं ये बहुत कॉमन है, हर किसी की मदर अपने बच्चे को चीज़ें बताती रहती हैं, बोलती रहती हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसका जस्ट ऑपोजिट अमांडा ने सोचा है कि वो टावर में कैप्चर्ड है जहाँ पर वो किसी की परवाह नहीं करती, किसी की तरफ उन्हें देखना नहीं पड़ेगा जब वो बात कर रहा होगा कोई, और वो टावर में, जिस टावर में कैप्चर्ड है वो बहुत शांत है और बहुत रेयर है, बहुत यूनिक चीज़ है। I'll certainly never let down my bright hair। तो अगर आपने स्टोरी देखी होगी, अगर कहीं स्टोरी सुनी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि रपुंजल को एक टावर में कैद कर लिया जाता है बाय अ विच, और जब भी विच को ऊपर आना होता है, उस टावर के अंदर आना होता है, कोई और रास्ता नहीं होता, विच हमेशा रपुंजल को बोलती है, वो अपने हेयर डाउन करती है रपुंजल, और उस हेयर के सहारे विच ऊपर आती है। तो अमांडा बहुत सिंपल सी चीज जानती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, रपुंजल के पास सारी फ्रीडम है, बस एक चीज जो वो खराब कर दी है, उसके ब्रेन में एक चीज है कि रपुंजल की स्टोरी में एक ही चीज खराब है, विच इज दैट विच। तो मैं विच को ऊपर आने के लिए आई विल नेवर लेट डाउन माय हेयर, मैं उसको अपने हेयर का सहारा दूंगी नहीं, सो दैट विच वोंट बी एबल टू कम अप, और जिसकी वजह से दैट टावर वुड बी वेरी पीसफुल, और मुझे वहां पर किसी को भी कुछ भी बताना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा।
7th पैराग्राफ में लास्ट पैराग्राफ है और इसमें अगेन उसकी मदर दिखाई गई है जो बोलती है, स्टॉप sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब इस पैराग्राफ में थोड़ा टिंच ऑफ नेगेटिविटी दिखाई है कि इसमें उसकी मदर ये नहीं देखती कि अमांडा को कैसा फील हो रहा है, बट स्टिल वो उसको लगातार चीजें बता रही होती हैं और बताते ही बताते एट द एंड वो बोलती हैं, स्टॉप sulking at once, अमांडा. कई बार आप कई चीज़ों को लेकर शांत हो जाते हो, अगर आप किसी गिल्ट में हो तो आप शांत हो जाते हो, आप सल्क करने लगते हो, मैंने ऐसा क्यों किया, या व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी. सो व्हेनेवर यू आर इन अ डीप थॉट तो आप बहुत शांत हो जाते हो, बहुत पीसफुल हो जाते हो, लेकिन आप दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देते हो. तो वो उसी चीज के लिए कहती हैं, स्टॉप sulking at once, अमांडा. सल्क मत करो, ऐसे एक ही चीज के बारे में सोचती मत रहो, एंड फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग. यू आर ऑलवेज सो मूडी, अमांडा. तुम हमेशा बहुत मूड में रहती हो, अलग अलग मूड्स में रहती हो, एंड यूजुअली यू आर वेरी अपसेट. सो अमांडा की मदर ये नहीं देखती कि ये एनालाइज नहीं करती कि अमांडा बहुत सेल्फ डाउट में हो सकती है या मे बी शी इज अपसेट अबाउट समथिंग, बट वो तुरंत ऑर्डर करती है कि उसे सल्क नहीं करना चाहिए, उसको इतना मूडी नहीं होना चाहिए, रादर देन आस्किंग अमांडा कि एक्चुअली में उसकी सिचुएशन है क्या. सो वो तुरंत कहती है कि स्टॉप सल्किंग एंड डू नॉट बी सो मूडी. और वो कहने का भी एक ही रीजन है उनका. अब वो रीजन क्या देती है, एनीवन वुड थिंक, जब तुम सल्क करोगी या मूड में ऐसे खराब मूड में रहोगी तो कोई बाहर वाला अगर तुम्हें देखेगा, they would think I nagged at you. nagged मतलब मैंने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया है, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, मैंने तुम्हें बहुत डांटा है, चिल्लाया है तुम्हारे ऊपर. So anyone would think that I nagged at you, Amanda. Mother is not concerned. इस last paragraph में a tinge of negativity, as I told you, is shown because usually mothers are very concerned about your mood. अगर आप जरा सा परेशान हो जाते हैं तो आपकी मदर आके पूछते हैं what happened to you, आप परेशान क्यों. बट यहाँ पे अमांडा की मदर की सिचुएशन कुछ डिफरेंट दिखाई है और वो तुरंत कहती है कि तुम्हें सल्क नहीं करना चाहिए. द रीजन मदर टेल्स इज कि तुम्हें बाहर वाले जब कोई देखेंगे तो वो सोचेंगे कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ. सो शी इज वेरी कॉन्शियस अबाउट हर इमेज इन द सोसाइटी. तो एज आई टोल्ड यू, जितनी भी बातें इस पोएम में मदर के थ्रू बताई गई हैं आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट एक टिंच ऑफ नेगेटिविटी, एक पिंच ऑफ सेल्फिशनेस जो इसमें दिखाई गई है वो लास्ट पैराग्राफ में दिखाई गई है, जिसमें वो बोलती है शी इज वेरी सेल्फ कंसर्न्ड और वो बहुत सेल्फ कॉन्शियस है अपनी इमेज को लेकर, और वो बोलती है कि अगर तुम ऐसे सेल्फ करोगी तो सब लोग सोचेंगे कि मैंने तुम्हें डांटा है. नाउ हियर वी कम टू द एंड ऑफ द कंप्लीट पोएम.